ढाई हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट हमारे इधर नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, काफ़ी प्रचलित हुआ था। और उस पॉडकास्ट में बात करी गई थी अबाउट विजय माल्या। कुछ लोगों ने कहा विजय माल्या गलत है। तो फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर व्यू पॉइंट। उसने एक लिस्टेड कंपनी बनाई, उसने इंडिया की सबसे पहली ब्रूवरी खड़ी करी। जब सारी कंपनियां बंद हो रही थी ब्रूवरी इंडस्ट्री में, उन्होंने उसको अक्वायर किया, कंसोलिडेट किया। उन्होंने इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड किया, इतने स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करी, टैक्सेस दिए गवर्नमेंट को, जीएसटी, वैट, सबसे ज़्यादा लिकर में टैक्स जाता है। तो एक तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू टैक्स अक्रॉस ऑल इंडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस उनका रहा है। और उनको अनसक्सेसफुल होकर रिबाउंड होने का भी मौका मिलना चाहिए। सो गाइस, वापस आप सभी की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ संजय भाई को। इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, 200 से ज़्यादा पॉडकास्ट में आ चुके हैं। तो लेट्स वेलकम संजय भाई। कैसे हो संजय भाई? थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच, ऑल अमेजिंग। सीधे मुद्दे पे शुरू करते हैं लाइक ऑलवेज। अच्छा, बाय द वे हमारा कौन सा पार्ट होगा? ये आई थिंक हम 4th एपिसोड होगा हमारा। फोर्थ है। और कमेंट्स में आप लोग पार्ट 5 लिख दीजिएगा। 20,000 लाइक्स प्लस आएंगे तो संजय भाई को फिर से हम लेके आएंगे। सो संजय भाई, सबसे पहले बर्निंग मुद्दा। आज से 2-2.5 हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट हमारे इधर नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, काफ़ी प्रचलित हुआ था। और उस पॉडकास्ट में बात करी गई थी अबाउट विजय माल्या एंड इट टुक एवरीथिंग ऑन सेंसेशन। हर जगह मीडिया में कवर हुआ। मेरे 2 सवाल उधर से हैं। पहला, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि 2 गुट बन गए थे। कुछ लोग कहे कि विजय माल्या सही है, कुछ लोगों ने कहा विजय माल्या गलत है। तो फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर व्यू पॉइंट। सेकंड, यहाँ पे लोन की काफ़ी बात की गई, लोन, डेट, इन सारी चीज़ों के अलग अलग नंबर्स आए। somebody said 6600 करोड़ में दे चुका हूँ, somebody said कि 14,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, किसी ने कहा 9-11 हज़ार करोड़ तो रिकवर कर लिए, तो अब किस लिए? लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो लोन वाला एंगल है उसको आप किस नज़र से देखते हो। तो दीज 2 फर्स्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सो मच, आपके पॉडकास्ट पे आपने बुलाया। देखिए, मैं ना थोड़ा कैपिटलिस्ट माइंडसेट का हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब अगर कैपिटलिस्ट होते हैं तो ही इकोनॉमी चल सकती है। अगर कैपिटलिस्ट नहीं होंगे तो इकोनॉमी चलना बहुत मुश्किल है। तो मैं कैपिटलिस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कैपिटलिस्ट को मौका मिलना चाहिए, और उनको अनसक्सेसफुल होके रिबाउंड होने का भी मौका मिलना चाहिए। यूएस में मिलता ही है, चैप्टर 11 बैंकरप्सी लोग फाइल करते हैं, उसके बाद फिर से बिजनेसेस बना लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद 3-4 बार बैंकरप्ट हुए, फिर बिजनेस बनाया, फिर आज प्रेसिडेंट बन गए। तो वो वहाँ फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि फेलियर इस वजह से हो रहा है कि शायद वो मतलब कंस्ट्रक्टेड फेलियर था, मतलब बनाया हुआ था ताकि ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये अलाउड नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इसके लिए एजेंसीज हैं जो अपनी जांच पड़ताल करती हैं। माय पॉइंट इज कि अगर आप जब से देखें कि ये इश्यूज हुए डेट रिकवरी और डेट वाले, कि भाई एनपीएस बहुत हो रहे हैं बैंक्स के, तो एक सिस्टम चालू हुआ जिसे कहा जाता था इंडियन बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, और एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इस सबको सुनता है। और जो कंपनियां कुड़की हो जाती है, मतलब जिनका जो लोन नहीं चुका पा रही, उनके एसेट्स को बेचा जाता है, उनकी कंपनी को बेच दिया जाता है। तो ऐसी कई कंपनीज पीछे, बड़े नाम जो हैं बिके हैं। और अगर उनका डेट समझिए 100 करोड़ था, तो बैंक्स ने 6 करोड़ से लेके 70 करोड़ तक सेटल किया। किसी का 6 करोड़ में भी सेटल किया, किसी का 10 करोड़ में भी सेटल किया, तो किसी का 50 करोड़ में। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है XYZ, उस कंपनी का 10,000 करोड़ का डेट था। अब वो कंपनी के लिए बिडिंग चलती है। ये रियल कंपनी थी? हाँ, रियल कंपनी। लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन सी कंपनी थी। तो 10,000 करोड़ का डेट है। ऐसे तो 50,000 करोड़ वाले भी हैं बहुत सारे। ओके, ठीक है। अब 10,000 करोड़ का अगर उसका बस डेट सेक्टर बता दीजिए। 10,000 करोड़ वाला लोगों के लिए इजी होगा। स्टील है, ठीक है। तो स्टील कंपनी है, और अब ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है। अब उन्होंने 10,000 करोड़ के आसपास का डेट लिया था, पर आज एक नया बायर आया है, उसको लगता है यार ये एसेट के लिए ना मैं 3,000 करोड़ दे सकता हूँ, 10,000 करोड़ नहीं दे सकता। तो वो बैंक को बोलता है देखो भाई, मैं 3,000 करोड़ दे सकता हूँ, 10 नहीं दे सकता, तुम्हें लेना तो बताओ। तो एनसीएलटी बोलता है चलो ठीक है, और किस किस में दम है, चलो बताओ। बिडिंग होती है। एक बंदा आके बोलता है मैं 3100 दूंगा, एक बोलता है 3200 दूंगा। समझो एंड में 3500 करोड़ में सेटलमेंट हो जाता है। कि अब उनको 3500 करोड़ से ऊपर का बायर मिल रहा ही नहीं है उस चीज के लिए, जिसकी उनकी नजर में वैल्यू 10,000 करोड़ है, क्योंकि उन्होंने 10,000 करोड़ दिए थे, प्लस पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब मिला के। तो बैंक को मानना पड़ता है भाई देखो, भागते चोर के लंगोट सही, अपने को जो मिल रहा है वो ले लो और सेटल कर दो इसको। तो जो नया बंदा होता है वो कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, फिर 3,500 करोड़ वो दे देता है। उसका भी सिस्टम बनता है, कभी कभी तो वो भी बैंक लोन ही दे देता है वापस। बहुत चलती हैं चीजें, ऐसा नहीं है। ओके, बहुत ऐसी चीजें चलती हैं। और क्योंकि मौका दिया जाता है, चलो इसको रिवाइव कर लेंगे। इसको ना इस टर्म को एक चीज भी बोला जाता है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स।
मतलब ये एक तरीके का एवरग्रीन हो गया ना कि भाई वापस लोन इशू कर दिया 3,500 करोड़ का, ताकि वो 3,500 करोड़ दिए जा सके। करेक्ट। तो ऐसे होता रहता है, बट वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी होती है जिस नाम पे 3,500। अगर कोई टाटा आके बोल दे भाई मैं दे रहा हूँ लोन, मैं ले लूंगा, और वो लोन मांगे, तो क्यों नहीं मिलेगा उसको लोन? बिल्कुल मिलेगा, उसकी कॉर्पोरेट गारंटी की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। नाउ सेम थिंग हैड हैपेंड विद किंगफिशर, कि भाई उन्होंने एक सेट ऑफ लोन लिए थे, उससे वो बिजनेस नहीं चला पाए, जो भी था, समय खराब था, उनकी गलतियां थी, क्रूड ऑयल महंगा था, क्या हुआ, गॉड न्यूज, रिसेशन आ गया, सब कुछ हो गया, पर हो गया, बिजनेस खराब हो गया। तो बिजनेस खराब हो गया तो बिजनेस बिकना चाहिए था, खत्म, मुद्दा ही खत्म हो गया। पर मुझे क्या लगता है जो हुआ है वो ये हुआ है कि सिंस मिस्टर विजय माल्या लेफ्ट द कंट्री, तो आई थिंक दैट बिकेम अ पॉइंट कि, और मीडिया को बहुत वो मिल गया, ताकत मिल गई। अच्छा, उस टाइम वो थोड़ा दो पार्टी का लड़ाई भी चल रही थी कि तुम्हारे टाइम पे फोन अ फ्रेंड होता था और तुम फोन अ फ्रेंड पे लोन दे देते थे, और तुमने इस तरह से बहुत लोन इशू करे हैं, आज देखो बैंकों पे। तो बेचारा वो 2-3 बिजनेसमैन पिस गए इस चक्कर में, ठीक है। एक तो ये थे, 2-3 और है जो लंदन आसपास घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं वो बता भाई? दो। मेरे को नहीं पता, बताओ। तो और अगर आप देखो ना, उन्होंने प्लान बनाया हुआ था इन सब चीजों से बचने का, सबके प्लान्स बने हुए थे कि इस तरीके से बचेंगे, इस तरीके से बचेंगे, ऐसे करके निकलेंगे। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमें कंपनीज ना गोइंग कंसर्न होती है। एक कंपनी 10 साल, आज जोमेटो 10 साल नुकसान किया, 12 साल नुकसान किया, अब जाके फायदे में आया ना, करेक्ट। पर चल रही है ना। अब नुकसान का एंगल देखते रहोगे तो आप सोचोगे अरे यार, तो बिजनेस चलने लायक नहीं था। तो उसको टाइम लगा, 12-13 साल लगे अपने माइट पे पहुंचने को, जब वो प्रॉफिटेबल हो सकता था। पेटीएम अभी भी हम देखते हैं लॉसेस कर रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कंपनी खराब हो गई है, वो कुछ डेवलप कर रहे हैं। अमेजॉन कितने साल लॉसेस कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है, तो वो कुछ कर रहे होंगे। एंड क्या होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल लॉस करके 11वें साल के प्रॉफिट में 10 साल का पूरा लॉस निकाल लेती है। ये ताकत होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अचानक से उसको बहुत प्रॉफिट बन सकता है। सो कमिंग बैक, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा उनकी तरफ से जो गलती हुई वो ये थी कि वो एग्जिट ले गए फटाफट, और फिर वो वापस भी नहीं आए, फिर वो मीडिया का अटेंशन चला गया, फिर वो वॉर हो गई, फिर वो इट इज आई थिंक जस्ट अ पॉइंट ऑफ ईगो हो गया सबके बीच में कि भाई इनको नहीं छोड़ना, इनसे पूरी वसूली करनी है एंड टू एंड। जबकि मैं बता रहा हूं कि 100 के 6 रुपए में भी सेटलमेंट हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ये 100 का 70-80 दे चुके हैं, उससे ज्यादा ही दे चुके होंगे। तो 100 का 70-80 दे चुके हैं, पर ये ब्याज पे ब्याज जोड़े जाओगे, पेनल्टी जोड़े जाओगे, तो वो तो नंबर एक्सेल शीट पे कुछ भी डाल लो, करेक्ट, बनता ही रहेगा, वो नंबर थोड़ी रुकेगा। करेक्ट, वो करेक्ट। तो आपने 100 रुपए लिए थे, एक साल 10 रुपए ब्याज नहीं दिया, तब वो 110 हो गया, पेनल्टी डाल दी 10 रुपए और एक वो 120 हो गया। एक्सेल शीट पे तो जो करना है करते रहो, नाइस। एक्सेल शीट पे तो नंबर बहुत सो बड़ा हो बेसिकली जाएगा। आप कह रहे हो कि अगर वो देश छोड़ के नहीं गए होते, इधर रहते, तो देयर वाज अ हाँ, हाई मतलब देखो, he could have पॉसिबिलिटी। settled it, maybe it could have caused him some pain, हो सकता है कुछ उनको अरेस्ट भी हो जाता, आई डोंट नो, मतलब जो भी हाँ रूल्स के हाँ, हिसाब से होता लीगल है, के हिसाब जो से भी जो भी लीगल के होता हिसाब से हो रहा होता, शायद उनको पेन होता, बट आई थिंक कुछ समय में वो निकल दैट जाते। वुड हैव बीन अ शॉर्ट टर्म पेन। हाँ, वो शॉर्ट टर्म 9 पेन साल होता। का पेन नहीं रहता। हाँ, मतलब अब वो आई थिंक, सी यू हैव टू रियलाइज, अब हम क्या होता है ना, हम भी बड़े पोलराइज्ड लोग हैं। अब अचानक से वो खराब हो गए, गंदे हो गए, यार उस आदमी ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो देखो। उसने एक लिस्टेड कंपनी बनाई, उसने इंडिया की सबसे पहली ब्रूवरी खड़ी करी, जब सारी कंपनियां बंद हो रही थी ब्रूवरी इंडस्ट्री में, उन्होंने उसको अक्वायर किया, कंसोलिडेट किया, उन्होंने इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड किया, इतने स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करी, टैक्सेस दिए गवर्नमेंट को, जीएसटी, वैट, सबसे ज्यादा लिकर में टैक्स जाता है, तो एक तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू टैक्स अक्रॉस ऑल इंडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस उनका रहा है। मैं उनका पक्ष नहीं ले, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि प्लीज लुक एट फ्रॉम बोथ लेंसेस, कि उन्होंने कंट्रीब्यूट भी बहुत किया देश को, ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूट नहीं किया। बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, ठीक है, लास्ट के नहीं दिए पैसे 8-9 महीने, बनता था, देना चाहिए था, एंड आई थिंक ही शुड हैव अवॉइडेड दोज लग्जरी पार्टीज और ये सब, गॉट इट। वो क्योंकि फ्लेम पब्लिक आई में आ जाती। पॉइंट। अच्छा, लोगों को रियलाइज नहीं होता कि भाई वो पार्टी शायद 10-20-50-30 करोड़ की हुई होगी, विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर। यहाँ आउटस्टैंडिंग 300 करोड़ था एक महीने का, अब वो कहाँ से वो 30 और 300 मैच नहीं करता, बट बिहेवियर, माइंडसेट से थोड़ा सा भाई नाराज होता है। लोगों हाँ, को मतलब सैलरी लोगों नहीं की मिल रही सैलरी है और खा के तुम खा के तुम पार्टी कर पार्टी कर रहे हो, तो वो वाला भी फीलिंग आया लोगों को। तो आई थिंक कुछ मिस्टेक्स उनकी तरफ से भी थी, ही कुड हैव मैनेज्ड वेल, एंड कुछ आई थिंक यहाँ पे वो ABCD हो गई सबकी, तो वो खिचड़ी पक गई। गॉट इट। आपने लग्जरी की बात करी। एक आम इंसान लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, एस्पिरेशन सबका, शायद इसलिए मनी रिलेटेड हम लोगों के पॉडकास्ट लोग देखते हैं। सो एस्पिरेशन की बात करें तो एक तो होता है बंगला होता है, और दूसरा होता है गाड़ी सबके एक चाहिए रहती है। मतलब मैनी पीपल हैव कि भाई मेरे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, मेरे ड्रीम कार इज फरारी, किसी के पास रोल्स रॉयस चाहिए, फैंटम के नीचे की बात ही नहीं करेंगे। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे भी काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, बाय द वे आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, BMW, मर्सिडीज़, आप बिल्कुल लिखिए। और कल को अगर आपको मिलेगी, उस पे लाइक्स आएंगे, तो आप खुद आके देख के खुश होंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि लेट्स एज्यूम 1 करोड़ फॉर द सेक ऑफ अ बेटर नंबर, 1 करोड़ की गाड़ी किसी को खरीदना है। देखिए, खरीदना सब चाहते हैं,
लेकिन सब बोले कि हाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, एक दिन मैं काश मेरे पास एक गाड़ी हो, बट नोबडी हैज़ अ प्लान। तो मुझे ये बताइए, अगर आज कोई व्यूअर सिंसियरली इस वीडियो को देख रहा है, उसको 1 करोड़ की गाड़ी अपने लाइफ में खरीदनी है, जो उसकी ड्रीम कार है, उसका प्लानिंग कैसे वो करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक एंड आई विश एवरीबडी बाइज देयर ड्रीम कार, बिकॉज ऑब्वियसली आप लाइफ में कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको मन करता है कि आप इंजॉय भी करें। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि इंजॉय एक हम कहते हैं जैसे बजट एंड स्पेंड्स शुड बी रूल बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी गोल बेस्ड। ठीक है, तो आपका जो खर्चा है उसके रूल होने चाहिए। अगर वो रूल में आप हवाई जहाज ले सकते हो तो हवाई जहाज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यॉट ले सकते हो, यॉट ले लो। हर महीने ले सकते हो, हर महीने ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूल के अंदर आना चाहिए। गेम इज रूल। ठीक है, अब शादी होती है बहुत बड़ी, उसका अमाउंट आता है 5,000 करोड़, हमारे लिए बहुत बड़ा है। उनके रूल के हिसाब से वो 0.1% है, तो वो हर महीने ऐसी शादी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूल में बैठ रहे हैं उनके। तो इसी तरीके से आपको अपना रूल बनाना है। अब 1 करोड़ की गाड़ी पकड़ते हैं, 1 करोड़ में कुछ तो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है 20-25%, और कुछ आपको लोन मिल जाएगा। हम ये मानते हैं कि आप डाउन पेमेंट नहीं करते, आप पूरा लोन पे उठाते हो, क्योंकि आपके पैसे की भी तो कीमत होती है, आपका पैसा फ्री तो आ रहा नहीं है। तो 1 करोड़ 1 लाख के लोन के पीछे गाड़ी में 2,000 की ईएमआई होती है। 1 लाख के पीछे 2,000 की। ठीक है, ये जनरल थंब रूल है। 5 साल का लोन होगा, 1 लाख की गाड़ी पे 2,000 रुपए की आपकी ईएमआई आएगी, यानी 1 करोड़ की गाड़ी पे 2 लाख रुपए की ईएमआई आएगी। बहुत सिंपल रूल हो गया। ठीक है, अब इस 1 करोड़ में मान रहा हूं इंश्योरेंस सब कवर हो गया, तो आपको 2 लाख रुपए की ईएमआई देनी है। मेरा रूल बड़ा सिंपल कहता है कि आपकी नेट टेक होम कमाई का 15% से ऊपर आप गाड़ी पे नहीं डाल सकते। 15% से ऊपर आप गाड़ी पे नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। तो अगर मुझे 2 लाख की ईएमआई लेनी है, तो मेरी तनख्वाह 12 लाख रुपए होनी चाहिए, करेक्ट। मोटा मोटी। हाँ, हाँ। चलो इतना बड़ा नंबर है तो 20% कर लो, 10 लाख 10 लाख तो 10 होनी लाख ही आपकी चाहिए। इनकम होनी चाहिए। तो अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी लेना चाहते हैं, आपकी इनकम महीने की 10 लाख रुपए होनी चाहिए। नाइस। बस सिंपल रूल है। तो अगर आप ये नंबर अचीव कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि महीने के 50-60 हजार रुपए और जाएंगे उस गाड़ी पे। करेक्ट। आपका ड्राइवर मेंटेनेंस, जाएगा, सारी आपका चीजें, मेंटेनेंस हो हाँ। गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी हो गया, ठीक करनी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी टायर रिचेंज हो जाएगा। उनके टायर भी बड़े महंगे आते हैं करोड़ रुपए की करेक्ट, गाड़ी। करेक्ट। सो कमिंग बैक, आई थिंक ये रेशियो अगर आप रखते हो कि 15% ऑफ योर टेक होम इनकम कि आप ईएमआई बांध लो गाड़ी की, तो आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकोगे। सो इसी को रिवर्स कैलकुलेशन में लोग निकाल सकते हैं कि लेट्स से अगर वो आज के समय पे अपनी सैलरी के बेसिस पे कोई गाड़ी प्लान कर रही है ईएमआई पे, हाँ, तो देखें जैसे अगर किसी का 1 लाख रुपए है, तो वो निकाल सकता है कि भैया इतनी मेरी सैलरी 15,000 की मैं ईएमआई दे सकता हूँ। 15,000 की मैं ईएमआई दे सकता हाँ, हूँ। तो 15,000 के हिसाब से 7 लाख की 7-8 लाख की गाड़ी वो ले सकता है। बिल्कुल सही आता है इक्वेशन। करेक्ट। हाँ, फेयर इक्वेशन है, बिल्कुल फेयर इक्वेशन है। ओके, तभी मैंने ये चीज देखी है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में जो अपनी हैसियत के हिसाब से ये 7-8 लाख की, चलो 1 लाख ऊपर की ले ली, हाँ, 9 मतलब लाख, देखिए आपने थोड़ा कोई बहुत हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा लास्ट बहुत का ऊपर 10 नीचे आपको कर लिया। कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं अगले साल मेरी इनकम 25% से बढ़ नहीं, जाएगी। मोर ओवर कुछ पहले से सेविंग्स हाँ, कुछ रहती है, हाँ, थोड़ा सा यस। वो डाल दिया, तो फिर इसलिए वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, उनका हाँ, घर भी चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन जो अचानक से अब जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और और वो वो फॉर्च्यूनर लेने की सोच ले, तो भाई उसकी हालत, वो ले तो लेगा हाँ, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाएगा, और 2 साल में बेचनी पड़ेगी। बेचनी पड़ेगी। और स्ट्रेस रहेगा ना, आप उस गाड़ी में खुश नहीं रहोगे। करेक्ट। भाई एंड ऑफ द डे आपने खरीदी क्यों थी? खुशी के लिए खरीदी थी। घर करेक्ट। में भी यही होता है। हाँ। लोग घर खरीद लेंगे, उनकी ईएमआई होगी 60%, 55%। तो ये घर का एंगल मेरे को एक बार बताइए, क्योंकि ये घर बड़ा बजिंग टॉपिक है और आपने इसके बारे में एक्सक्लूसिव बात करा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ अभी। हाँ, हो सकता है आपने इस पार्ट का भी आंसर दिया, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। कोई व्यक्ति अगर पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली या इवन टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी रह रहा है, लेट्स से कानपुर, भोपाल, कहीं पर भी रह रहा है, सबका एक सपना होता है उसके पास घर हो। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इमोशन है, ये है, हाँ, वो डन है। सारी चीजें वो हो गई हैं। मुझे ये एक सिंपल सी चीज बताइए, आपके हिसाब से विच विल बी बेटर फॉर अ पर्सन हु इज अर्निंग? क्या उसे एक जमीन लेके अपना खुद का डेवलप करना चाहिए घर, या उसको फ्लैट ले लेना चाहिए, फ्लैट में कोई फ्लोर बेस्ड ऑन फैमिली 2 BHK 3 BHK, या उसे एस्टैब्लिश्ड कोई बंगलो, डुप्लेक्स, वही उसके लिए बेटर होगा? आपके हिसाब से हाउ डज वन डिसाइड उसके लिए क्या बेटर होगा और कौन सा बेटर होगा? मैंने ट्विस्ट दिया है थोड़ा सा, नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई लैंड लेके खुद ही बना ले, या इनमें से कौन सी चीज की जाए? व्हाट डू यू थिंक वुड बी बेटर? देखिए, मुझे इसको ईजिएस्ट वे से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों वर्किंग है, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए एक बच्चा है, एक किड है, उसके लिए आपने कोई रखा हुआ है जो स्कूल लेके जाता है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का, तो आप अपार्टमेंट में ले लीजिए, सिंपल हो गया। हाँ जी, अगर आप मतलब जैसे मैं कहूँगा कि वाइफ फॉर एग्जांपल नॉन वर्किंग है, ठीक है, शी इज स्पेंडिंग टाइम एट होम,
शी इज अ होम मेकर, एंड आप जा रहे हैं काम पे, तो शी कैन मेंटेन द बंगलो, ठीक है, एक बंगलो स्कीम में, पर स्कीम में बंगलो आप बनाइए ताकि आप मेंटेन कर सके, बिकॉज शी इज एट होम, शी कैन टेक केयर ऑफ द हाउस ऑल्सो, एंड ये सब मैनेज कर लेंगी वो, पर फिर भी स्कीम में रहेंगे तो बेटर रहेगा। उसमें थोड़ा फीलिंग आता है कि भाई चलो छत अपनी, जमीन अपनी, अपना छोटा सा आंगन, वैसा फीलिंग आ जाता है। अगर आपको जमीन लेके घर बनाना है तो भाई आप बिजनेसमैन होने चाहिए। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि आप बात समझो, एक एम्प्लॉयमेंट वाला बेचारा कहाँ खड़ा होगा रोज सुबह घर बनाते हुए? घर बनने में 6 महीना 8 महीना लगेगा, तो उस व्यक्ति को टाइम निकालना पड़ता है, या फिर उसके पास उस तरह के संसाधन हो कि भाई मेरे 4 लोग हैं, वो आके देख लेंगे, मेरे चेक कर चाचा लेंगे। है, हाँ, मेरे बेटा है, जो हाँ, भी है जाके तो देखेगा। वो खाली लोगों का काम है। अब खाली और अमीर, तो जनरली ये कैटेगरी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की होती है, एम्प्लॉयड आदमी की नहीं होती। आपको खाली और अमीर ही चाहिए तो वो घर बनाएगा खड़े होके। अरे बाबूजी बैठे हैं सुबह आराम से 4 पे, हाँ तू इधर से रोड़ी बजरी डाल, तू इधर से पेंट कर, तू इधर से ये कर, तू इधर से वो कर, तो उसके लिए आपको खाली होना चाहिए और पैसे भी चाहिए। करेक्ट। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो वो या तो कोई एस्टैब्लिश बिजनेसमैन होगा, या कोई निवेशक होगा जिसके पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होगा, जिसके पापा ने जो है कहीं बाय चांस 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे जो आज 80 करोड़ के हो गए, जो अभी रेडिट पे हमने पीछे सुना है, कौन सी कंपनी थी मैं भूल गया। स्टील की, वो भी स्टील की कंपनी है। अच्छा स्टील, हाँ हाँ हाँ, अब आप कमेंट में बताना कुछ, मेरे को याद आ गया मेरे को याद आ गया, 1 लाख के शेयर 80 करोड़ के हो गए। तो मेरे पापा को मैंने फोन किया, मतलब पापा ऐसा कोई भूले कुछ था क्या रखा हुआ है, जरा अटैची खोलो अपना। नाइस। मेरे को इधर से ही, बिकॉज आपने जॉब बिजनेस की एक बात करी, मेरा एक सवाल है। आज मैं जब आ रहा था तो मैंने एक चीज पढ़ी कि इन्फोसिस में 112 लोग हैं जिनकी सैलरी 1 करोड़ है। 112 लोग इन्फोसिस एज अ कंपनी अक्रॉस कंट्री हो गए जिनके 1 करोड़ के ऊपर की सैलरी है। मुझे एक चीज़ बताइए, एक जगह पर हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों के पास 1 करोड़ की सैलरी है, वहीं पर एक तरफ हम बात करते हैं कि लोगों की हार्डली 25-30 हज़ार, रियलिस्टिकली 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी वहां भी वो चाहिए। भी इन्फोसिस में मिलते हैं। वो भी इन्फोसिस करेक्ट, वो भी मिलेंगे वहाँ पे। अब मैं ये नहीं पूछना चाहता कि क्यों हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट डिबेट। ये जो 20-25 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, ये भी एस्पायर तो करेंगे। 1 करोड़ इनको पहुंचना है साल का, नॉट नेसेसरी थ्रू सैलरी, किसी भी तरीके से। कुछ एक चार्ट प्लान बनाइए कि एक 20,000, राउंड ऑफ करते हैं, 20,000 सैलरी वाला 1 करोड़ साल का कमा सके। टाइम ड्यूरेशन आप बताइए कौन सा रियलिस्टिक रहेगा। एंड दिस, ये जो 20,000, काफी लोग होंगे जो पूरी मेहनत शिद्दत के साथ तैयार हैं, जो आप जो बोलोगे वो करेंगे। तो आप इसमें बताइए कितना टाइम पीरियड लगेगा, क्या इनको करना चाहिए, और किस प्रकार से ये उधर पहुंच सकते हैं। तो मैं सीधे रूट प्लान, ब्लू प्रिंट आपसे निकालता हूँ। अभिषेक भाई देखिए, हम सब जानते हैं कि अकेले स्किल की अब कोई वैल्यू नहीं है। किसी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना आता है, अच्छे से आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको 2 केस स्टडीज बताता हूँ लाइव। पहली केस स्टडी, एक बंदा मेरे साथ ही काम करता था, एक्सेल पे MIS बनाता था, 18,000 रुपये महीने की तनख्वाह थी। एक दिन तड़तड़ाते मेरे कमरे में आया कि संजय सर, मैं ना 18,000 में मेरा घर नहीं चल रहा। तो मतलब दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, सॉरी, मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरे को 25,000 तनख्वाह दे दो। मतलब तू क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है नया? बोले नहीं सर, मेरा घर नहीं चल रहा। तो मतलब दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, तेरा घर नहीं चल रहा। मेरे लिए तू एक रिप्लेसेबल एसेट है जिसकी वैल्यू आज 18,000 है। मतलब तेरे अलावा अगर मैं किसी को भी लेता हूं, मैं लॉजिक बात कर रहा हूं, इमोशन में बाद में बात करता हूं। बहुत खराब लगता है, बट आप लीडर हो कंपनी में तो आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है, और सामने वाले को भी समझाना पड़ता है कि भाई यहाँ खैरात नहीं है, और तू भी मोहताजी मत बन, तेरे को भी अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। तो जी ठीक है, उसको मैंने सामने, मैंने देख बेटा, तू ये ऐसे आएगा ना मेरे से लिटरली भीख मांगते हुए, तो कहीं नहीं मिलने वाली तेरे को, यहाँ भी नहीं मिलेगी, कहीं और भी नहीं मिलेगी। सशक्त बनो, अपनी स्किल्स बेटर करो, और स्किल्स के साथ लेवरेज डेवलप करो, ठीक है। अब स्किल बना लिया आपने कि एक्सेल आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसने कोई कोर्स वोर्स ज्वाइन किया, और 60-70 हज़ार का कोर्स था, ज्यादा महंगा नहीं था। अब देखो, मैं ज्यादा महंगा इसलिए नहीं, क्योंकि 3-4 साल जब आप कॉलेज में दे रहे हो तो आप 3-4 लाख रुपए तो वहीं देके आ जाते हो, और उससे आपको क्या मिलता है आप भी जानते हो। तो 60-70 हज़ार का कोई कोर्स था, उसने किया। अब करा ना, तो उसने सारी वो स्किल सीख ली, बेटर हो गया। पर उन्होंने उसको लेवरेज सिखाया। लेवरेज क्या सिखाया? आपको अपना लिंक्डइन पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आपको ये जो वेबसाइट्स होती है जहां पे फ्रीलांसिंग का काम होता है, जैसे कॉन्ट्रा हो गई, फ्रीलांसर हो गई, ये हो गई, वहां पे कैसे अपना प्रोफाइल बनाना है, कोल्ड ईमेल कैसे लिखना है, रीच आउट कैसे करना है, अपना काम कैसे दिखाना है, ठीक है। ये होता है लेवरेज, कि आपको टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चालू कर दिया, या मतलब इस तरीके से ये चीजें हो गई, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक कर लिया। आप बिलीव नहीं करोगे अभिषेक भाई, उसने साथ ही साथ यूट्यूब चैनल बना लिया, और छोटे छोटे एक्सेल हैक्स देने लग गया।
आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 18 months ही गॉट टू 30-40,000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है जी। नाइस। टुडे मतलब एट दैट टाइम, मतलब जब 18 महीने हो चुके थे, 6 महीने का कोर्स था, 12 महीने साथ साथ ही काम कर रहे, तो 18 महीने टोटल अभी काम कर रहा था लड़का हमारे साथ। तो 18 महीने बाद एक दिन मेरे को उसने बोला कि सर, अच्छा जैसे स्किल बढ़ी तो हमने भी उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, 40,000 कर दी। एक दिन आके बोला, सर मैं ना महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाने लग गया हूँ। 2-2.5 लाख रुपए? बोलता हाँ, कैसे? बोलता सर अब मैं एक्सेल सिखाता हूँ यूट्यूब पे, और मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मेरा एक छोटा सा बैच है, जिसको सीखना है 3,000 रुपये लूंगा। तो महीने के 50-60 एडमिशन मेरे हो जाते हैं। तो वो गए 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गए। और बोलता है इसके अलावा मैं जो वो सारी वेबसाइट्स है, कॉन्ट्रा, ये वो फ्रीलांसर, फाइवर वाइवर, सब पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, तो वहाँ से मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल जाते हैं। वहाँ मेरे को महीने का $1,000 वहाँ से बन जाता है। तो मोटा मोटी 2.5 लाख रुपए मैं दोनों मिला के कर लेता हूँ, और ये 18 महीने के अंदर। बोलता है सर आज मेरे को महीने का 40 घंटे से ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचो, जो व्यक्ति 250 घंटे काम करके 18,000 कमा रहा था, आज वो 50 घंटे काम करके 2.5 लाख कमा रहा है, और अभी उसके पास 150 घंटे बचे हैं महीने में, जिसको वो अगर ऑप्टिमली धीरे धीरे यूटिलाइज करना सीख जाए, तो वो जो आपने 1 करोड़ का नंबर दिया है वो आराम से अचीव हो सकता है। ठीक है जी, ये एक केस है। दूसरा केस है एक लड़की का। 30 तो पहुंच ही गया है, 30 लाख तो अप्रॉक्स हाँ, पहुंच 30 ही लाख तो गया। पहुंच गया साल का, और ये भी 1/5 तक 1/5 पे काम करके। तो आप मतलब 1.5 करोड़ का तो उसने पोटेंशियल अनलीश कर दिया है। अब जस्ट उसको वो पानी भरना है उस ग्लास में। अभी उसने 20% भर दिया, धीरे धीरे और भरता रहेगा। जैसे ही उसके एस्पिरेशन आएगी, हाँ, वो नहीं एस्पिरेशन, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उसका काम ज्यादा होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट रेफरल आएगा, तो भाई पहुंच जाएगा 1 करोड़ रुपए पे। आज नहीं पहुंचेगा, 1 से 2 साल और पहुंच जाएगा। पर जर्नी पकड़ ली उसने। देखिए जब आदमी जर्नी पकड़ लेता है ना, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ यार मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। सेकंड, एक लड़की मेरे को रीच आउट करी लिंक्डइन पे, एंड शी सेड कि मेरे को थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करानी है। बोला ठीक है, बात करते हैं। तो की मैंने, बड़ी यंग सी थी, 25-26 साल की थी, और मैंने बोला कि आप क्या मतलब कितना SIP प्लान कर रहे हो? बोले सर मेरी इनकम 2.25 लाख रुपए महीने के आसपास है। बोला वेरी गुड। तो बोलती कैसे? मैंने बोला कैसे? बोलती मैं ना ब्रांडिंग करती हूँ, तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के ब्रांडिंग का काम करती हूँ, कि उनके लिए किस तरह का कलर पैलेट होना चाहिए, क्या फॉन्ट होना चाहिए, उनका डेक कैसा दिखेगा, उनका विजिटिंग कार्ड कैसा दिखेगा, ये सब करती हूँ। अगेन शी इज लिस्टेड ऑन लिंक्डइन एंड ऑल दीज वेबसाइट्स, और वो महीने का 2.25 लाख रुपए का उसका रेवेन्यू है, और वही मुश्किल से 50-70 घंटे काम करके है। यही काम एग्जैक्टली वो, यही मतलब ये वाला मार्केटिंग ब्रांडिंग का काम पकड़ा है उसने। अच्छा, उसने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है और उसी से वो काम कर रही है। 26 साल की लड़की, घर पे बैठ के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खर्चा जीरो है, बिकॉज मम्मी पापा के साथ अभी मैरिज नहीं हुई, तो खर्चा जीरो है। सारा 2.25 लाख रुपए इन्वेस्टिंग करनी है। भाई बताओ क्या करना है? मुझे साल में एक बार ट्रिप करनी है, मुझे 10 करोड़ का कॉर्पस चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, ये चाहिए वो चाहिए, पूरा उसका गोल क्लियर था। एंड दैट वन ऑफ द गोल हैड अ 50 लाख रुपी कार इन इट। तो बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? जब आपकी इनकम 2.25 लाख रुपए है, तो आप बनाओगे आराम से। सो माय पॉइंट इज कि स्किल अकेला आपको अब कुछ नहीं देगा, स्किल के साथ लेवरेज बहुत जरूरी है, और लेवरेज आपकी होगी पर्सनल ब्रांड के तौर पे। ठीक है, जैसे आज अभिषेक भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बंदा भी कंसल्टिंग कर सकता है, ऑफर में भी कर सकते हैं। एवरीबडी नोज किसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमने मेहनत की, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना, तो हमारे पास स्किल थी, हमने उसके साथ लेवरेज लगा दिया। कुछ लोग टेक्नोलॉजी का लेवरेज लगाते हैं कि एक ही चीज क्रिएट करेंगे, वो मल्टीपल टाइम्स बिक जाएगी, जैसे कोर्सेज होते हैं, बुक्स होती हैं, ये भी लेवरेज है। ठीक है, और आपको मतलब बस स्किल के साथ लेवरेज लगाना बहुत जरूरी है। और आज तो स्किल बहुत इजी हो गई है, AI के माध्यम से, सब के माध्यम से बहुत ज्यादा इजी हो गया। AI जो आपने बोला, मैं आने ही वाला था। ये बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहला स्ट्रेट आप यूज करते हैं? इफ यस, कौन से टूल्स यूज करते हैं, और किस तरह से ये AI पूरे मार्केट स्पेस को बदल रहा है, पूरी दुनिया को कैसे बदल रहा है? मैं बहुत हैवी यूजर हूँ AI का। मेरे पास मतलब 6-7 बड़े प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन होगी। लाइक जैसे मैं ChatGPT ऑब्वियसली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास गूगल जेमिनाई। ओके। तो गूगल जेमिनाई मैं बहुत यूज करता हूँ। किसको किसके लिए यूज करता हूँ वो भी बताऊंगा। हाँ हाँ। फिर मैं क्लॉड यूज करता हूँ, क्लॉड AI एंथ्रोपिक का। उसके अलावा परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ। परप्लेक्सिटी के अलावा हम लोग यूज करते हैं, देयर इज अ टूल कॉल्ड जेनस्पार्क। हाँ, वी यूज अ टूल कॉल्ड जेनस्पार्क। ठीक है, और जेनस्पार्क यूज करते हैं। उसके अलावा हम गैमा यूज करते हैं, गैमा AI। तो ये बताइए थोड़ा क्या क्या है। तो फॉर एग्जांपल ChatGPT तो पहले सर्वे सबसे पहला टूल था, तो तब से ही लगे हुए हैं ठीक है, उस पे। उसका पेड वर्जन यूज करते हैं? हाँ, मैं ये सारे मेरे प्रीमियम ये सारे वर्जन premium सारे हैं, प्रीमियम ठीक है, वर्जन हाँ। है। तो उसमें बेसिकली आइडियाज के लिए और स्क्रिप्ट्स के लिए नहीं, सॉरी, मेजरली आइडियाज के लिए हम यूज करते क्या हैं। ये सही में डिफरेंस आ जाता है, एक पेड वाला ChatGPT वर्सेस देखिए उनके ना वो बढ़ जाते हैं, आपके टोकन्स बढ़ जाते हैं। तो
जो उनकी मेमोरी बेटर हो जाती है आपके लिए, और बड़े डॉक्यूमेंट्स को आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये है। सेकंड, उसमें आपको वो मिल जाता है, कस्टम जीपीटीज मिलता है। तो कस्टम जीपीटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे को लिंक्डइन की पोस्ट लिखनी है, तो मैं अपनी सारी लिंक्डइन की पोस्ट उसको पढ़वा दूंगा कि भाई मेरी ये लिंक्डइन की पोस्ट इस तरह से होती है। फिर मैं टॉपिक सर्च करके दे दूंगा और वो उसके टॉपिक के हिसाब से मेरे तरीके से लिख देगा। तो 90%, 100% काम नहीं होता, 90% हो जाता है, विच इज इनफ। गुड ठीक है, लास्ट में आप थोड़ी सी अपनी फाइन ट्यूनिंग कर इट्स सकते हो। मोर लाइक एक जॉब में आपने किसी को रख रख लिया है Correct, जो कोई चूचा नहीं करता। करेक्ट। हाँ, मेरी सुनता है। मेरी सुनता है। और जितना बोलूंगा उतना हाँ, काम ना करेगा। सुट्टा ब्रेक पे जाता है, ना और चाय पीता 70 क्या 80 आवर वर्क वीक है। कर लेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ, 100 भी कर 100 भी कर लेगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया पहला। हाँ। सेकंड हम यूज करते हैं जेमिनाई एआई, ठीक है। गूगल का ये है। किस लिए? इसको हम यूज करते हैं डीप रिसर्च के लिए। तो कोई भी मैटर पे बहुत डीप रिसर्च करनी हो हमारे को, तो हम गूगल जेमिनाई यूज करते इट हैं, इज क्योंकि गुड। द बेस्ट। उसका रीजन ये है कि गूगल के पास जितना ग्लोबल एक्सेस है डेटा का, उतना चैट जीपीटी के पास नहीं है। काफी जगहों पे चैट जीपीटी का बॉट बैंड है, मतलब वो घुसने नहीं देते। और गूगल का बॉट कोई बैन कर नहीं सकता, क्योंकि सबको गूगल सर्च इंजन पे रैंक करना है। रादर लोग मेहनत करते हैं कि उस सर्च इंजन पे हम आगे आए। तो गूगल जेमिनाई का जो डीप रिसर्च है वो अमेजिंग है, अमेजिंग है। तो हम डीप रिसर्च के लिए गूगल जेमिनाई यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं हाँ, मैं आपको बताता हूँ, तीसरा सबसे पहला इसी के साथ हम यूज करते हैं परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होता है, बहुत अच्छा टूल है। अगर कोई बड़ा डेटा सेट है, हमें उसको एनालाइज करना है, कुछ उसमें से सेंस निकालना है, कुछ यूनिक चीजें निकालनी है। जीडीपी नंबर्स एंड ऑल। हाँ, जीडीपी नंबर्स हो गया, कंपनी के क्वार्टरली क्वार्टर रिपोर्ट्स हो गए। रिजल्ट्स, तो इट इज गुड और विद ये दैट। अमेजिंग, Okay. गॉड लेवल अमेजिंग, परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी इंडियन ने बनाया। हाँ, ये हम सुने हैं। हाँ, ठीक है, परप्लेक्सिटी हाँ, करके बहुत अच्छा ठीक है। टूल है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया क्लॉड। क्लॉड इज स्क्रिप्टिंग का गॉड। आपको ऐसे लगेगा कि कोई बेहतरीन स्क्रिप्टर आपके सामने बैठा है, जिसकी तनख्वाह 3-4 लाख रुपए महीना है, और वो आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा है। हाँ, थोड़ा उसको ऑब्वियसली ट्रेन करना पड़ता है शुरू में, पर एक बार वो ट्रेन हो गया तो वो ऐसी स्क्रिप्ट लिख के देगा, आप सोच नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि ये नॉन ह्यूमन ने लिखी है। तो हमारी जो स्क्रिप्टिंग का काम होता है वो क्लॉड करता है। ठीक है। और एक लड़की रखी हुई है जो क्लॉड को यूज करके स्क्रिप्ट्स बनाती है। तो मतलब पहले जहां वो लड़की 3 स्क्रिप्ट बनाती थी महीने की, आज वो दिन की 3 स्क्रिप्ट बनाती है। 30x हो गया। उनके लिए भी अच्छा है, उनका भी ऑप्टिमल वो हो गया, हमारे लिए भी अच्छा है, हम ज्यादा कंटेंट बना सकते हैं। क्लॉड हो गया। अब नेक्स्ट था जेनस्पार्क। जेनस्पार्क एआई इज फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी राइटिंग प्रेजेंटेशंस। 2 तरह की प्रेजेंटेशन होती है, एक पिक्टोरल होती है जिसमें पिक्चर्स ज्यादा होती हैं, एक जिसमें कंटेंट बहुत अच्छा आता है। जैसे अच्छी रिपोर्ट्स बनती है, ईवाई रिपोर्ट लिखता है अपनी, हाँ, 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 अच्छी हाँ, क्वालिटी, गुड सुंदर, पाई चार्ट्स एंड ऑल यस, दोस थिंग्स। ठीक चार्ट्स है, हाँ, कैसे लिखना है, कौन सा कलर, टेक्स्ट, हाँ, फॉन्ट, मैसेजिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए जेनस्पार्क एआई इज द बेस्ट। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है गैमा एआई। गैमा एआई इज फॉर फोटोग्राफिक बेस्ड प्रेजेंटेशंस, कि पिक्चर्स आपको अच्छी चाहिए, अच्छा वो वो चाहिए। खुद ही निकाल के दे देगा पिक्चर? हाँ, आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना है कि क्या आपको प्रेजेंटेशन चाहिए। आप फॉर एग्जांपल बोलोगे मेरे को 20 स्लाइड्स चाहिए ह्यूमन बॉडी पे, तो कट 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 बना के पूरा दे देगा। ठीक है। और या फिर आपका और कुछ उसको फिर मैं स्पेसिफिक डाउनलोड कर सकता हूँ, हाँ, व्हाटएवर फॉर्मेट। या एक लड़का है, मैं 13 साल का, वो उसने बेसिकली गैमा का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, और वो लोगों को पीपीटी बना के देता है 50 रुपीज पर स्लाइड पे। 13 या 14 साल का लड़का 50-60 हजार रुपए महीना कमाता है। वाओ, क्या तो क्या बिजनेस निकाल लिया हाँ, तो है। मैं कह रहा हूँ ना, और यहाँ लोग रो रहे हैं मैं 25,000 कमा रहा हूँ। अरे तुम थोड़ी तो मेहनत करो। 13 साल का बच्चा 50,000 तुम 4 कमा घंटे रहा के है। लिए फोन बंद कर दो, ये टिंडर, बम्बल, ये सब इंस्टा बंद करो, शांति से 4 घंटा बैठ के कोई एक टूल सीख लो, कोई भी एक टूल सीख लो। तुम क्लॉड सीख लो, लोगों को स्क्रिप्ट लिख के दो 1000 रुपए में। अभिषेक भाई, आपको कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख के दे, आप 1000 रुपए नहीं दोगे उसको? उसके लिए वो 3 घंटे का काम है, 3 घंटे के 1000 रुपए बन गए। धीरे धीरे करके वो और ज्यादा चार्ज कर सकता है। अभिषेक भाई रेफर करेंगे तो वो सामने 2000 चार्ज कर लेगा। तो यही तो लेवरेज है आज के दिन सबसे बड़ा। तो जेनस्पार्क हो गया, गैमा हो गया। हाँ, बस आई थिंक ब्रॉडली हम ये मेजर टूल्स हैं हमारे। अभी तो मेरे को लगता है मैं बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग पे हूँ, मैंने कुछ यूज नहीं करता। अभी तो एआई एजेंट्स आ गए, ऑटोमेशन हो गई है। अभी सेल्स कॉलिंग बहुत जगहों पे ऐसे हो गए। फॉर एग्जांपल, आप, मेरी कंपनी है, मेरा कुछ प्रोडक्ट बिकता है, समझो कोई कोर्स बिकता है, तो आपने फोन किया सामने से, और हमारा एजेंट पूछेगा कि अभिषेक, मिस्टर अभिषेक, आप कौन सी भाषा में बात करना चाहेंगे? तो अभिषेक बोलेंगे हूँ गुजराती छू भाई। इमीडिएटली गुजराती में बात करना चालू करते हैं, और उसके पास सारा फीड होगा कि क्या उसको स्क्रिप्ट बोलनी है, कौन सा ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। एक एजेंट, सेल्स एजेंट, जो आज नॉर्मल भी आपको 30 से 35,000 रुपए में पड़ता है, विद इंसेंटिव 40,000 में पड़ता है, उसके अगर सारी कॉस्ट आप जोड़ लो, बाकी सब भी, तो 5,000 रुपए और पकड़ लो। सेम एआई एजेंट आपको 3,000 रुपए महीने में पड़ता है।
डैम, इट्स अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देन, हाँ, वेरी तो गुड रिटर्न ऑन आप इन्वेस्टमेंट। समझिए कि अब क्या है कि जो काम समझे 30 एजेंट्स जो सेलिंग करते थे, अब 30 ही एजेंट्स रख के बिना जॉब खाए 5 गुना ज्यादा सेल्स कर सकता है, क्योंकि एक एजेंट, एक ह्यूमन एजेंट अपने नीचे 10 एआई एजेंट्स को मैनेज कर सकता है। करेक्ट। बस हो गया। आप वाओ। तो मैं बता रहा हूं, पावर ऑफ टेक्नोलॉजिकल लेवरेज इज समथिंग यू कैन नॉट मिस टुडे। नहीं तो पीछे रह जाओगे भाई, बहुत पीछे रह जाओगे। दैट वाज अ वेरी नाइस इनपुट। एंड इसी से मेरा आखिरी सवाल है आज का। एंड गाइस, आपको तो पता है पार्ट 5, पार्ट 5 पार्ट 5 लिखना है एंड 20,000 लाइक्स। आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करी, और जब वो लड़की की कहानी बता रहे थे, जो आपने बताया एसआईपी करती है, हाँ, पौने 3 ब्रांडिंग लाख, ब्रांडिंग वाला पौने काम पौने करते हैं 3 लाख रुपए, तो एसआईपी से और ये टेक्नोलॉजी से याद है, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा जाइंट है। लोग कहते हैं 9.5-10 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेज करती है, और दुनिया के काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। अब वो कंपनी हमारे देश में आ गई है, आने वाली है, आ चुकी है, और एक जेवी कर रही है, एंड विदाउट एनी मोर सरप्राइजेस इट इज़ ब्लैक रॉक, और वो कर रही है जियो के साथ। मुझे ये समझना है व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डील ऑल अबाउट। क्या डायनेमिक्स बदल सकते हैं मार्केट के या एएमसी मार्केट के, इस हिसाब से क्या है इसके बारे में, आपके क्या व्यूज़ हैं, वो प्लीज़ बताइए। आई थिंक जियो ब्लैक रॉक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। अभी क्या करेंगे वो तो सब वक्त बताएगा। तो देखिए, हमें ना समझना होगा कि 92% मेल वर्कफोर्स एंड ऑलमोस्ट 88% फीमेल वर्कफोर्स मेक्स लेस देन 10,000 रुपीज पर मंथ इज इट Yeah. इन इंडिया? इन इंडिया। तो मजेदार बात ये थी कि जब वो बोला गया ना 12 लाख की छूट मिली है, तो एक्चुअली 1 लाख रुपए से ऊपर मुश्किल से 6-8% लोग कमाते हैं इंडिया में। तो ये 10,000 वाले जो लोग हैं ना, ये महीने की 500 रुपए भी एसआईपी अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके लिए एसआईपी जरूरत है एक्चुअली 50 रुपए की, मतलब 1 रुपी अ डे टाइप्स एसआईपी चाहिए। जैसे वो आपको पता होगा, एक वो क्लिनिक प्लस का शैम्पू आता था 1 रुपए का, तो वैसा मॉडल चाहिए आपको 1 रुपी पर डे, तब वो इंकरेज होंगे एसआईपी करने के लिए। और हमें सबको पता है कि एसआईपी में लंबे समय में ठीक ठाक रिटर्न निकल आता है, एटलीस्ट बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स, मोटा मोटी निकल आता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक रेवोल्यूशन आ सकती है जियो के आने से, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए कि कभी भी प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन दो ही चीजें होती हैं कोई भी बिजनेस के लिए। तो प्रोडक्ट जो $10 ट्रिलियन मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसके पास क्या प्रोडक्ट है? उस प्रोडक्ट का नाम ही अलादीन है। ठीक है, तो वो अलादीन जो उनके पास है वो प्रोडक्ट है। और डिस्ट्रीब्यूशन जियो के पास क्या है वो सब जानते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फोन हैज अ जियो, एवरी पर्सन हैज अ जियो, मतलब 45-47 करोड़ उनके यूजर्स, एक्टिव यूजर्स हैं। तो इन दो का जब संगम होगा तो एक अच्छा प्रोडक्ट बहुत वाइड बेस तक पहुंचने के चांसेस अच्छे हैं। तीसरी चीज है कि जो आज एएमसीज के फीस होती हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो जिसे कहते हैं, दैट कुड रेंज एनीवेयर बिटवीन 0.3-0.4% अप टू 2% ऑल्सो। तो यहां मुझे लगता है एक अच्छी कटौती की जाएगी, बिकॉज प्रीडेटरी प्राइसिंग इज द मॉडल ऑफ रिलायंस। वो आता है एक बार तो सबको उड़ा देता है, मतलब बुलडोज कर देता है। तो वो यहां भी ये कर सकता है। दो पुराने एएमसीज बहुत स्ट्रांग है, उनकी भी अपनी लॉयल्टी है, फॉलोइंग है, बट डेफिनेटली ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल काफी टेक्टोनिक शिफ्ट आ सकता है अगर ये वेल प्लेड गेम बना तो। ओके। और लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं, बट ये मेरे कुछ व्यूज हैं कि 4-5 चीजें हो सकती। तो जियो की बात करी, जाते जाते एक आखिरी व्यू ले लेता हूँ। बीच में ये खबरें चल रही थी, इलॉन मस्क भाई की जो कंपनी है स्टारलिंक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो पहले किसी तरह से तो रोका जा रहा था कि इंडिया में एंटर ना कर सके, अगर आपने न्यूज़ देखी होंगी कि काफ़ी वो, बट अब फाइनली आई थिंक हाँ, दे हैव बीन गिवन दे हैव बीन गिवन। डू यू थिंक इंटरनेट का ये जो एरा है, ये जिसमें हम पल बढ़ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये इंडिया में स्टारलिंक के आने से चेंज होगा? विल इट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स, या बिकॉज वो महंगा है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे? देखिए, इंडिया में ना अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हैपेंस ओनली बाय फोर्स और बाय प्राइस। ठीक है, ठीक है, या तो धक्का मार के करो कि भाई यूपीआई यूज करना है तो करना है, या तो दाम घटाओ। या तो एकदम ही कट थ्रोट दाम घटा दो। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट है, फॉर एग्जांपल एयरटेल चल रहा है, वी चल रहा है, तो जियो आ गया। हाँ, उनने पहले 0-0 हाँ, में पहले 0-0 ही था, हाँ, मतलब correct, ठीक है, क्योंकि अडॉप्शन की जरूरत नहीं थी ना, ऑलरेडी प्लेयर्स बैठे थे। आप लोग Correct. ऑलरेडी, हम कोई वोडाफोन पे था, कोई किसी पे था, कोई किसी पे था, तो उन्होंने आके सेम टेक्नोलॉजी पे प्राइसिंग की जो है वो गेम खेल ली। यहां पे टेक्नोलॉजी तो है, सबके पास इंटरनेट है ही, और अगर किसी लोकेशन पे इंटरनेट नहीं है तो यानी वो जगह ही इतनी एवरेज है, बिलो एवरेज है,
इन टर्म्स ऑफ इनकम कि वो शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकते. मतलब गवर्नमेंट को भी नहीं लग रहा है या प्लेयर्स को भी नहीं लग रहा कि वहां जाके वायर बिछानी चाहिए, क्योंकि लोग शायद उसके पैसे नहीं दे सकते, तो उसके पैसे कहां से दे देंगे. तो ये एक मेरे को लगता है कि थोड़ा सा है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली सारे प्लेयर्स क्योंकि बिखर एक्सपेंसिव जाएंगे. है तो अच्छा, आप और मैं खरीद सकते हैं, पर आप और मैं जैसे लोग ही कितने हैं भारत देश में. मतलब इफ यू लुक एट, आपने खुद ने वो 6% वाला भी स्टैट्स बताया. अगर हम उस पे, तो 6% लोग हैं जो ये एक्चुअली ट्रांजिशन ले और वो सकेंगे. 6 ले सकेंगे, वो भी हाँ, लेंगे थोड़ी. क्यों लेंगे भाई. हाँ, कुछ लोग लेंगे जिनकी कंपल्शन है भाई, जिसको अपलोड स्पीड अच्छी चाहिए डाउन, पर जिसका घर चल रहा है, जिसका इंटरनेट ठीक चल रहा है, उसको जिसको क्या बहुत परेशानी है? हेवी वो है, हाँ, गेमर्स हैं बहुत बड़े बड़े, True. उनको एक बार को मेक सेंस. सो अगेन एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन संजय भाई. आई एम Thank you प्रीटी so much, श्योर आप Abhishek. पार्ट 5 के लिए वापस आ रहे हैं. लोग Absolutely. धनाधन आप करेंगे बुलाओगे, हम वापस नहीं आएंगे कैसे हो बस. तो थैंक यू सो मच, सकता है? आप Thank you, आए. Abhishek bhai. Thank एंड you. गाइस, आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, वैसे तो नहीं पसंद वाला कोई एरिया नहीं रहेगा. क्या पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.